एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए पूरा लेक्चर अच्छे से देखना, और सेकंड और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे गुडसेट 2014 से लेके 2020 के सारे एमसीक्यू पेपर मैंने सॉल्व करके रखे, उनके एमसीक्यू मिलेगी। और दूसरा अपना पेड कोर्स भी जो है एमसीक्यू के लिए, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, तो ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो आप। ओके, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा वहाँ पे। जल्दी से हम स्टार्ट करने वाले ये पेड कोर्स। ओके, चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जीएसईबी बोर्ड के द्वारा जो सैम्पल पेपर अनाउंस किया गया है, ठीक है, उनके सॉल्यूशन के लिए देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। देखो, मैंने आप सबको बोला था कि डायमेंशनल फार्मूला रिलेटेड आपका कंफर्म एक आधा एमसीक्यू होगा। तो यहाँ पे हमें डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो आपको याद है, या तो फार्मूला याद रखो या तो उसका यूनिट याद रखो। फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या होगा सर? मीटर स्क्वायर। तो सबकी डायमेंशनल फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँ तो m1L1T-2 ये न्यूटन के लिए होगा, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बनेगा मीटर स्क्वायर, मतलब क्या होगा? L2 डिवाइड बाई कूलम A1T1। इनको सिंपल करके देखो तो क्या होगा? M112L3T-2, सॉरी, T एक ऊपर जाके क्या बनेगा? -3, और एक क्या बनेगा? -1। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा M1L3T-3A-1, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? D1। यस और नो? फिर देखो सेकेंड एमसीक्यू। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed as shown in the figure. Statement is following, which of the following statement is correct? ठीक है, तो देखो यहाँ पे -q, यहाँ पे कौन है? +q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में रीड कर रहा हूँ, डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ओनली नहीं हो सकता यहाँ पे एनी फोर्स। तो देखो, ये वाली डायरेक्शन में भी फोर्स एग्जर्ट होगा, उतना राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, तो इनके ऊपर नेट फोर्स क्या बन जाएगा? 0। क्लियर? तो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा वो, ठीक है। डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं करेगा। डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। एक्सपीरियंस ओनली फोर्स, तो ना तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना तो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, क्योंकि टॉर्क का इक्वेशन आपको यहाँ पे पता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। थीटा 0 होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? 0। क्लियर? ठीक है, तो डाइपोल के ऊपर कोई भी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा नहीं। क्लियर है इतना? चलो फिर नेक्स्ट। सिस्टम हैज टू चार्ज 2.5 into 10 to the power of -7 coulomb एंड सेकेंड 2.5 into 10 to the power of -7 coulomb। एक नेगेटिव होगा, ठीक है, कोई भी एक मैं नेगेटिव दिखा दूँ यहाँ पे। लोकेटेड एट 0 0 -15 0 0 15 सजेस्टिवली व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। कि मतलब इनसे जो सिस्टम बनेगी उनकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मानो कि जेड एक्सिस पे कंसिडर करूँ दो चार्जेस, तो मानो कि एक कोऑर्डिनेट 0 0 15 है और दूसरा कोऑर्डिनेट कौन है? सेम उतना ही कोऑर्डिनेट, लेकिन कहाँ पे? अपोजिट साइड पे। कितना होगा? 0 0 -15 होगा सर। तो एक और चार्ज कौन है? क्यू ए बोलूँ, 2.5 into 10 to the power of -7 कूलम, और दूसरी ओर उतना ही चार्ज है क्यू बी, लेकिन नेगेटिव है, -2.5 into 10 to the power of -7 कूलम। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 15, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? डाइपोल मोमेंट। ये मोमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मोमेंट, काफ़ी सारे मिस्टेक है आपकी,
सैंपल पेपर के अंदर। तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगी, 2a इंटू क्यू के बराबर। 2a कौन है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, जो यहाँ पे और कोई नहीं, कौन है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर ऑफ -2, और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। सो आंसर विल बी 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम मीटर। तो ये अपनी डाइपोल मोमेंट होगी, यस और नो, 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। चलो फिर नेक्स्ट MCQ। A point charge, a point charge Q is placed at the center of cube of side of L. The electric flux emerging from the cube is how much? आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब सिंपल सी बात है कि सर क्यूब के सेंटर पे आपने चार्ज रखा है, ठीक है, क्लियर। तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो एज पर दी गॉस लॉ फ्लक्स फाई क्या होगा, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, अगर क्यूब की एक वाली सरफेस से पूछा होता, ठीक है, फॉर वन सरफेस, तो हम क्या लिख देते, 5 डिवाइड बाई 6, मतलब क्या होता, क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 0। दिस विल बी फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी वन सरफेस, ठीक है, क्लियर। पूरे क्यूब के साथ फ्लक्स कितना लिंक होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। Refer the arrangement of charge in figure and a Gaussian surface of radius r with the q at the center, then flux through the surface will this one, total flux, ये सब गिवन है आपको। यहाँ पे फिगर आपको गिवन है कि ये मानो कि एक सरफेस कंसीडर करनी है, गॉसियन सरफेस, जिसकी रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर, ठीक है। तो उनके सेंटर पे, सेंटर यहाँ पे क्यू, सेंटर पे चार्ज कितना लेना है, क्यू के बराबर, और एक यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे कितना चार्ज है, -2q। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो सरफेस है उनके साथ जो भी फ्लक्स लिंक्ड होगा तो वो कितना होगा। तो सर फ्लक्स के लिए हम सिंपल सा क्या बोलते हैं, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो q -2q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, q -2q, तो वो क्या होगा, -q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फ्लक्स के लिए तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। हाँ सर, सेम अमाउंट से फ्लक्स लिंक्ड होगी कितनी, -q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, ये बाकी के ऑप्शन क्या होंगे, गलत है। फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 5q बाई एप्सिलॉन नॉट, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कितने चार्जेस एनक्लोज्ड हो रहे वो हमें कंसिडर करने हैं, ठीक है, क्लियर। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, potential at a point due to a charge of 4 into 10 to the power of -7 coulomb located 9 centimeter away is how much। कि एक चार्ज है 4 into 10 to the power of -7 coulomb, उनसे 9 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल का तो सर सिंपल इक्वेशन है, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। वैल्यू प्लेस करो कि कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, चार्ज की जगह पे 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइड बाय डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेशन करेंगे हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 वोल्ट। ये पोटेंशियल होगा अपना, क्लियर इतना, ठीक है। तो ऐसे देखो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला रिलेटेड आपके MCQ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर देखो इक्वा पोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्टेड चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो, ठीक है। तो एक आपको पता है ना, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस r होगा, ठीक है। तो इक्वा पोटेंशियल सरफेस मानो कि एक पॉइंट चार्ज के लिए मैं बना दूं, तो इनसे दूर डिस्टेंस पे कौन सी बनेगी, तो सिंपल है सर, दूर डिस्टेंस पे कौन सी बनेगी, स्फेरिकल सरफेस बनेगी, यस और नो। तो ये कौन सी दूर डिस्टेंस पे इक्वा पोटेंशियल सरफेस बनेगी, यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस बनेगी, यस और नो, क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट,
क्योंकि आपके जब भी स्फीयर पे कंसिडर करोगे तो उनको पॉइंट चार्ज आप लेते हो, ठीक है, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, फॉर अ सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर of the order of 1 centimeter, electric field is given 3 into 10 to the power of 6 volt per meter, then the potential difference will be how much। देखो ये रिलेशन याद है, V is equal to E into D। E क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और D क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, डिस्टेंस कितना है तो वो गिवन है 1 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट में आपको पूछा है। तो कैलकुलेट करने से आपको आंसर कितना मिलेगा 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 वोल्ट। तो ये क्या होगा पोटेंशियल होगा। क्लियर, ये क्या होगा पोटेंशियल होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एनर्जी ऑफ 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर changes to 6 kilowatt, could all the used to lift। ये देखो क्वेश्चन के अंदर काफ़ी गड़बड़ है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में जो कन्वर्ट किए इन लोगों ने उनके अंदर, तो थोड़े बहुत हमें एडजस्ट करके समझने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यूज टू लिफ्ट 50 kg मास, देन द ग्रेटेस्ट वर्टिकल हाइट थ्रू विच इट कुड बी रेज्ड। कि मतलब कैपेसिटर की जितनी एनर्जी, मैं यहाँ पे सिंपल आपको एक सिंपल से टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ कि कैपेसिटर के पास जितनी एनर्जी है, अगर उतनी एनर्जी में 50 kg को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करूँ तो वो कितना लिफ्टिंग होगा, ठीक है। तो सर गिवन हमें क्या है, क्या है, तो सर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस गिवन है कितना 100 माइक्रोफैराड है, ठीक है। पोटेंशियल हमें गिवन है कितना, गिवन है 6 किलो वोल्ट के बराबर, मास कितना गिवन है 50 kg के बराबर। तो मानो कि इनसे h जितना हाइट आपका रेज्ड हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि h अगर हाइट रेज्ड करेगा 50 kg तो उनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, और सिंपल है वो जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो किसके बराबर होगी, कैपेसिटर की एनर्जी के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि mgh इज इक्वल टू हाफ CV², यस और नो, कि एक कैपेसिटर के पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी किसके पास आ गई, ये 50 kg वाले ऑब्जेक्ट के पास, जब h हाइट से वो ऊपर उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। तो h किसके बराबर होगा, तो 1/2 CV² डिवाइड बाई mg। चलो तो 1/2 कैपेसिटेंस कितना है 100 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रो का मैंने फैराडे में कन्वर्ट किया। पोटेंशियल तो 6 किलो वोल्ट है ना, तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 और उनका भी स्क्वायर करोगे, डिवाइड बाय मास कितना है सर 50 kg, जी की वैल्यू होगी 9.8। सब सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको कुछ ऐसे आंसर मिलेगा 1800 कितना मिलेगा डिवाइड बाय 50 इंटू 9.8। तो वो कैलकुलेट करोगे तो h आपको मिलेगा 3.6 मीटर, मतलब कि आपका जो 50 kg का ब्लॉक होगा वो कितना ऊपर उठेगा 3.6 मीटर के बराबर। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट 10 नंबर, द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज विच वन। तो जैसे हम सबको पता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है I डिवाइड बाय ए, तो बस सिंपल है, यहाँ से यूनिट निकाल दो। I का होगा एम्पियर और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर विल बी SI यूनिट फॉर द करंट डेंसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन EMF, आपको EMF गिवन है, ठीक है, बैटरी का EMF हमें गिवन है, कितना गिवन है 12 वोल्ट के बराबर। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है 0.3 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कि जो बैटरी से मिल सकता है। तो देखो EMF कितना गिवन है सर 12 वोल्ट। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के अंदर एक ऐसी सेम न्यूमेरिकल है, R किसके बराबर है 0.3 ओम, ठीक है। तो पता है कि करंट किसके बराबर होगा EMF डिवाइड बाय सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस।
अब देखो, अगर आई मैक्सिमम चाहिए, करंट आपको मैक्सिमम चाहिए, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमें कितना लेना पड़ेगा, 0 के बराबर, तभी आपको आई मैक्सिमम मिलेगा। तो आई मैक्सिमम किसके बराबर होगा, ई डिवाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस 12 डिवाइड बाई 0.3 इज इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 40 एम्पियर। तो ये आपका मैक्सिमम करंट होगा थ्रू दी सर्किट। फिर नेक्स्ट, किर्चॉफ जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, सबको पता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा, मतलब जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर निकलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अ मेटल रोड लेंथ ऑफ अ 10 सेंटीमीटर and a rectangular cross-sectional area of 1 centimeter into half centimeter is connected to battery across opposite faces. The resistance will be कब maximum होगा, when battery is connected to 1 centimeter by 2 half centimeter की faces पे connect करूँ, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर की फेस पे कनेक्ट करूँ, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर हाफ सेंटीमीटर की फेस पे कनेक्ट करूँ, क्लियर। सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ 3 फेसेस। तो मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बताता हूँ, उनके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस सर इसके ऊपर डिपेंड करेगा L डिवाइड बाई ए, क्लियर। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना मतलब क्या, कि लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और एरिया कम होना चाहिए, यस और नो। तो जाके आपको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, मैक्सिमम, यस और नो। तो ये तीन देखो, यहाँ पे एरिया आपकी ज़्यादा कहाँ पे होगी वो देख, कम कहाँ पे होगी वो देख लो, और लेंथ कहाँ पे ज़्यादा रहेगी, मैं आपको फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है 1 सेंटीमीटर और 1/2 सेंटीमीटर, मतलब इनके अक्रॉस और इनके अक्रॉस अगर आप कनेक्शन करो ऐसे, ठीक है, यस और नो। तो देखो लेंथ कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर और एरिया क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2 सेंटीमीटर। तो ये वाले केस में एरिया क्या होगा, मिनिमम, ठीक है, लेंथ क्या होगी सबसे ज़्यादा 10 सेंटीमीटर। फिर अगर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कनेक्ट करना, मतलब कि बैटरी को ये दो फेस के अक्रॉस कनेक्ट करना। जब बैटरी को ये दो फेस के अंदर मैं कनेक्ट करूँ, अक्रॉस कनेक्ट करूँ, तो लेंथ बन जाएगी 1/2 और एरिया क्या बनेगा 10 सेंटीमीटर इंटू ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर ये दो फेस का भी बोला आपने, अगर ऐसे कनेक्ट करो तो, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए कौन सी कनेक्शन होगी, ये वाली कनेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा कि नहीं, ठीक है, कौन सी फेस पे कनेक्ट किया, ये वाली फेस पे, तो वहाँ पे लेंथ क्या रहेगी सबसे ज़्यादा और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगी कम, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, a permanent magnet in the shape of a thin cylinder of a length of a 10 centimeter has a magnetization of a 10 to the power of 6 ampere per meter. Calculate the magnetizing current. तो मैग्नेटाइजिंग करंट आपको फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, ये एम्पियर पर मीटर में गिवन है, तो आप इनको मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड आउट करना है, जो किसके बराबर होगा, मैग्नेटाइजेशन एम इंटू लेंथ एल। मैग्नेटाइजेशन कितना गिवन है 10 टू द पावर ऑफ 6, तो 10 टू द पावर ऑफ 6 इंटू लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 0.1। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 10 to the power of 5 एम्पियर। सो दिस विल बी मैग्नेटाइजिंग करंट, ये क्या होगी मैग्नेटाइजिंग करंट होगी। फिर नेक्स्ट,
15 number, the relation between epsilon naught permittivity of free space mu naught and the speed of light can be given as। तो ये सबको पता है कि c इज इक्वल टू क्या होगा 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मानो कि कोई मीडियम के अंदर स्पीड निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो क्या होगी √ऑफ म्यू परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, मुझे पता नहीं चल रहा है इसमें कौन सा है, ठीक है, लेकिन ये रिलेशन होती है दोनों के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, what is the radius of path of an electron? Mass given है 10 to the power of minus 31 kg, 9 into 10 to the power of minus 31 kg। चार्ज भी गिवन है, मूविंग एट अ स्पीड मतलब वेलोसिटी गिवन है 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 6 into 10 to the power of minus 4 टेस्ला गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है उनकी रेडियस कितनी होगी। अब देखो, जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल पे एंटर हुआ होता तो वो स्पाइरल मोशन करता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। और आई होप कि ये सबको ये वाली इक्वेशन याद होगी, R इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई क्यू बी, चार्ज when चार्ज एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मास कितना गिवन है, तो मास इज गिवन 9 into 10 to the power of minus 31। वेलोसिटी कितनी गिवन है 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई चार्ज कितना है 1.6 into 10 to the power of minus 19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है 6 into 10 to the power of -4। तो ये क्या होगा 2.8125 इंटू 10 to the power of, देखो -31 प्लस 8 ऊपर जाके a प्लस a, तो ये सब क्या बन जाएगा 0। तो आंसर क्या होगा 2.81 मीटर। तो ये आपकी रेडियस होगी मीटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा रे, ये देखो ये मीटर में है तो ये गलत है, ये मीटर दोनों गलत है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100, तो 281 पॉइंट, मैं ऐसे लिखूँ 281.25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ऑप्शन चेक कर लेना आप एक बार फिर से कैलकुलेट करके, मेरे में ये हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन, what is the magnitude of equatorial magnetic field due to bar magnet length of 5 centimeter, distance at a distance of 50 centimeter from the midpoint, magnetic moment of the bar magnet is 0.40 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। मतलब एक बार मैग्नेट है यहाँ पे और ये इनकी इक्वाटोरियल लाइन है, तो ये इक्वाटोरियल लाइन पे 50 सेंटीमीटर पे इनका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर कोई बोले कि सर मुझे इक्वेशन याद नहीं है इनका, तो आप देखो सिंपल है, ये डाइपोल का इक्वाटोरियल का इक्वेशन तो याद होगा क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन के अंदर बताया, ठीक है हमें। तो यहाँ पे क्या था kp/r³ था, k मतलब 1/4πε0 p डिवाइड बाय r³। तो करो इसको मैग्नेटिक में कन्वर्ट, तो 1/4πε0 की जगह पे 1/μ0 बनेगा, तो वो म्यू नॉट कहाँ पे जाएगा ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस क्यूब। तो ये वाला फार्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल पॉइंट किसके बराबर होगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π m डिवाइड बाई r³। म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π की जगह पे लिखेंगे 10 to the power of -7। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी गिवन है सर 0.40। डिस्टेंस कितना बोला है, ये तो मैग्नेटिक बार मैग्नेट की लेंथ है, हमें डिस्टेंस लेना है, ठीक है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 होगा कि नहीं, और उनका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 3.2 इंटू 10 to the power of -7 टेस्ला। तो ये आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल पॉइंट। चलो फिर नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मेरिडियन
at a certain place of a horizontal component is given 0.40 Gauss. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब बी एच गिवन है आपको. देखो ऐसे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के अंदर थे. डीप एंगल गिवन है, डीप एंगल 60 डिग्री. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन. आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो बी एच किसके बराबर होगा, बी कॉस डेल्टा के बराबर. तो बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बी एच डिवाइड बाई कॉस डेल्टा होगा. बी एच कितना गिवन है, देखो गॉस में पूछा है तो गॉस में ही रखेंगे हम. ठीक है, अगर टेस्ला होता तो आपको पता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. तो बी एच कितना गिवन है सर 0.40. कॉस 60 डिग्री, डेल्टा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना होगा 1/2. तो ये आंसर कितना होगा 2 ऊपर जाके 0.80 गॉस. क्लियर. देखो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा. ठीक है, तो मे बी आपकी क्वेश्चन के अंदर चेंजेस करनी होगी या तो ऑप्शन इन लोगों का गलत है. ठीक है, लेकिन जैसे हमें गिवन डेटा है वैसे आंसर कितना मिलेगा 0.80 गॉस. ओके, चलो फिर नेक्स्ट. द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. देखो क्या होगा कैसे होगा आप सबको पता होना चाहिए. मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट फार्मूला को याद रख लो. ठीक है, चलो. तो अभी अभी मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल वाला लिखा था ना, किसके बराबर लिखा था, तो म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4πr³ के बराबर. तो यहाँ पे कौन है, म्यू नॉट है. ठीक है, तो उनके लिए मुझे क्या निकालना है, उनके लिए मुझे क्या निकालना है, चलो बोलो. उनके लिए मुझे क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एफ डिवाइड बाई क्यू वी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी. तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे निकाल दूँ कि मानो कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा होगा तो फोर्स कितना होगा, तो एफ डिवाइड बाई क्यू वी. ठीक है, म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4πr³. ये देखो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे करोगे. तो फोर्स का यूनिट होगा सर न्यूटन, चार्ज का होगा कूलम, वेलोसिटी होगी सर मीटर पर सेकेंड. राइट साइड पे देखो म्यू नॉट के लिए हम निकालेंगे पहले. एक कौन है सर मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट का आपको वहाँ पे बोला था यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर. फिर 4π कांस्टेंट है r³ तो ये क्या होगा सर मीटर क्यूब. तो ये पूरा कैंसिल. ठीक है, तो ये होगा न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर. ये क्या होगा एम्पियर डिवाइड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल. ठीक है, और ये म्यू नॉट यहाँ पे रहेगा. तो म्यू नॉट का यूनिट मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, न्यूटन सेकेंड एम्पियर कूलम. यस और नो, बस सबकी डायमेंशनल फार्मूला प्लेस कर दो. न्यूटन मतलब फोर्स के लिए m1 L1 T-2. सेकेंड का क्या होगा सर T1. एम्पियर क्या होगा सर A1. कूलम के लिए क्या होगा, तो A1 T1. ठीक है, AT के फॉर्म में. तो सिंप्लीफाइड करो तो क्या मिलेगा यहाँ पे m1 L1 T-2 A-2. तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल जाएगा. सिंपल है कि नहीं. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, T-2 A-2 m1 L कितना होगा L1 होगा. तो ये आपकी डायमेंशनल फार्मूला होगी. क्लियर. चलो यस और नो देख लो एक बार. तो ये ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा आपको. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा m1 L1. तो यहाँ पे करेक्शन होगा L1 का. ओके, चलो फिर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 20. A closed loop moves in a constant electric field between the plate of a large capacitor. A current induced in the loop will be how much. मतलब कि करंट कितना इंड्यूस्ड होगा. तो सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और उनके अंदर लूप एंटर करेगी. अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर बाहर हो तो उनके अंदर इंड्यूस्ड करंट बनेगी. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इंड्यूस्ड करंट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो करंट कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्योंकि यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लूप एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा. इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या चेंज होना जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स का. चलो फिर नेक्स्ट.
A 1 meter long metal wire moving perpendicular with a speed of a 5 meter per second. स्पीड हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, यस और नो. और मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.1 टेस्ला. देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे. यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड होगा 0.1 टेस्ला. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंपल सा फॉर्मूला E इज इक्वल टू BBL, बस यूज़ कर लो. मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1, वेलोसिटी 5, लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, तो आंसर विल बी 0.5 वोल्ट. तो ये हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ये देखो सारे मैक्सिमम कौन से न्यूमेरिकल है जो फार्मूला रिलेटेड है, ठीक है ना. चलो फिर नेक्स्ट 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ इंडक्टेंस. अब देखो इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टेंस लो या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस लो, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो. तो मुझे चेक करना कि कौन सी नहीं है. तो अगर मैं फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई लिखूँ, ठीक है, ये यूनिट सबको बता, फॉर्मूला सबको पता होगा. तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा सर, फाई डिवाइड बाई आई. तो फाई होता है वेबर, करंट का यूनिट होगा सर एम्पियर, ठीक है. तो ये यूनिट आपका करेक्ट यूनिट है, वेबर पर एम्पियर. तो ये कौन सी है, करेक्ट है, यस और नो, यस और नो, ये आपकी करेक्ट यूनिट है. देखो सर एम्पियर आई इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, क्यू डिवाइड बाई टी. तो एम्पियर की जगह पे कूलम पर सेकंड भी लिख सकता हूँ ना, तो कूलम पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, तो वेबर सेकंड पर कूलम, तो ये भी एक करेक्ट यूनिट होगा. तो देखो यहाँ पे वेबर कूलम पर सेकंड है, तो ये सीधी बात है इनकरेक्ट है, ठीक है. तो ये गलत है, ठीक है. तो ये यूनिट नहीं होगा, वेबर सेकंड पर कूलम, समझ में आना आपको. चलो फिर देखो दूसरा इक्वेशन. तो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक दूसरी इक्वेशन ये भी है, E इज इक्वल टू एल डी आई डिवाइड बाई डी टी. तो L किसके बराबर होगा, E डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी. इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्ट, डी आई बाई डी टी एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है. तो ये क्या होगा, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर. तो ये भी एक इंडक्टेंस का यूनिट हुआ, मतलब सर ये करेक्ट वन है, ठीक है. चलो फिर यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर. V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर. तो वोल्ट की जगह पे मैं एम्पियर इंटू ओम भी लिख सकता हूँ ना. तो देखो ये वोल्ट की जगह पे, ये वोल्ट की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एम्पियर ओम, ठीक है, या तो ओम एम्पियर इंटू सेकेंड डिवाइड बाई क्या होगा, एम्पियर. तो ये गलत होगा, कैंसल आउट होगा, तो ये क्या होगा, ओम सेकेंड. तो ये भी एक करेक्ट आंसर है. तो सर ये ओम पर सेकेंड है, तो यहाँ पे देखो दो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये दोनों गलत है. तो ये दोनों आपकी इंडक्टेंस की यूनिट नहीं होगी, क्लियर. तो कोई एक आपको होगा क्वेश्चन में गिवन, तो वो हमें लेना है. चलो लाइट बल्ब रेटेड एज अ पावर ऑफ 100 वाट, voltage of a 220 volt, supply the resistance of the bulb, resistance of the bulb हमें फाइंड आउट करना है. तो सर आर का सिंपल पावर का इक्वेशन आप सबको पता होगा, P किसके बराबर लिखते हैं हम, V स्क्वायर डिवाइड बाई आर. P इज इक्वल टू वी आई, वहाँ से कन्वर्ट करके. तो सर आर किसके बराबर बनेगा, तो V स्क्वायर डिवाइड बाई पी. वोल्टेज कितना है 220 स्क्वायर, पावर कितना है 100, कैलकुलेट करोगे आपको तो आंसर मिलेगा आपको 484 ओम, यस और नो, क्लियर. चलो फिर नेक्स्ट, कैपेसिटर ऑफ 250 माइक्रोफेरेड. कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 250 माइक्रोफेरेड, कनेक्टेड टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस ऑफ 0.16 मिली हेनरी इन पैरेलल. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है 20 ओम. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो आप सबको पता है कि सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, यस और नो. बस वैल्यू प्लेस्ड करो, 3.14
3.14 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस 0.16 मिली हेनरी है, तो उसको हमें हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा -3। कैपेसिटर भी माइक्रोफेरेड है, तो उसको हमें फेरेडे में कन्वर्ट करना पड़ेगा -6। कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, और जो आंसर होगा वो होगा 8 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट। द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। ठीक है, ये जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्ट होगा उनका, VRMS। तो वो कितना है, 24 वोल्ट। व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई, तो पावर कितना है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट लाइट बल्ब। द वैल्यू ऑफ पीक करंट, देखो हमें फाइंड आउट करना है पीक करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी होती है, √2 IRMS के बराबर, यस और नो। तो यहाँ पे हमें पहले इन दोनों से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, IRMS। तो IRMS किसके बराबर होगा, तो पावर डिवाइड बाई VRMS, P इज इक्वल टू VI। तो 12 डिवाइड बाई 24, तो ये कितना मिलेगा, 0.5। तो IRMS कितना मिला, 0.5। तो पीक करंट IM कितना होगा, √2 इंटू IRMS 0.5 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये देखो √2, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन √2। इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, √2 इंटू √2। तो एक कैंसिल आउट होगा, एक लेफ्ट आउट रहेगा। तो करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट, पीक करंट कितना होगा, 1 अपॉन √2। ओके, चलो फिर नेक्स्ट। The mechanical quantity is force constant K analog to electrical quantity। अब देखो आपको ये सब इक्वेशन याद होगा कि क्लास 11th में मैकेनिकल ऑसिलेटर के आपने ये इक्वेशन स्टडी किया होगा, d2x डिवाइड बाई dt², या तो d2y डिवाइड बाई dt² डिवाइड बाई a प्लस b बाई m dy बाई dt, या तो dx बाई dt प्लस k डिवाइड बाई m इंटू y। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, F0 डिवाइड बाई m साइन ओमेगा t। और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमने ये इक्वेशन स्टडी किया, d2q डिवाइड बाई dt² प्लस r डिवाइड बाई l dq डिवाइड बाई dt प्लस q डिवाइड बाई lc इज इक्वल टू vm डिवाइड बाई l cos ओमेगा t। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उनके रिलेटेड यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो आपका कौन है, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, यस और नो। और ये याद रखना कि मास के रिलेटेड कौन होगा, तो मास के रिलेटेड कौन होगा, इंडक्टेंस होगा। ठीक है, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट के एनालॉग में कौन होगा, तो चार्ज होगा। वेलोसिटी के एनालॉग में कौन होगा, तो सर करंट होगा। ठीक है, डैम कांस्टेंट बी के एनालॉग में कौन होगा, रेजिस्टेंस होगा आर। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा और ये सारे याद रखोगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपको फोर्स कांस्टेंट की जगह पे कोई और भी पूछे, यस और नो। और वैसे ये डिलीटेड पोर्शन में जाएगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लेना। चलो फिर नेक्स्ट। The ratio of contribution made by electric and magnetic field component to the intensity of an electromagnetic wave। देखो intensity of electromagnetic wave is equal to IE plus due to electric field due to magnetic field 50-50 बोलते हैं ना हम। ठीक है, तो वो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे आधी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी और आधी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी, ये क्लियर है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द रेडिएशन कोजिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब, पावर कितना गिवन है, 100 वाट, एट अ डिस्टेंस 3 मीटर इज ई किसके बराबर है, ई के बराबर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड कमिंग फ्रॉम 50 वाट। कि बल्ब कितना मैं कंसिडर करूँ अभी, उसकी जगह पे 50 वाट एट द सेम डिस्टेंस मतलब 3 मीटर पे। ठीक है, तो वो कितनी इंटेंसिटी होगी, वो रिलेशन निकालना है। ठीक है, इनके रिलेटेड।
तो देखो कि सबसे फर्स्ट इक्वेशन है, तो आपकी इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, तो इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, P डिवाइड बाई ए के बराबर, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो चलो यहाँ पे हमें गिवन है तो E के बराबर लिखो, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगी, P डिवाइड बाई ए। तो देखो फर्स्ट कितना गिवन है, 100 वाट, डिस्टेंस कितना 3 मीटर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो। तो ये क्या होगा 100 डिवाइड बाई पाई 3 स्क्वायर, तो 100 डिवाइड बाई 9 पाई होगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस में, ये वाले केस में, ठीक है। क्लियर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अभी 50 वाट के लिए करना है तो सिंपल है, यहाँ पे चेंज क्या होगा, इंटेंसिटी, डिस्टेंस तो वही रहेगा तो एरिया सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी और पावर चेंज होगा। तो मानो कि इनकी इंटेंसिटी में ई डैश कंसिडर कर लूँ, पावर कितना गिवन है, पावर कितना गिवन है 50 वाट डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाय अगेन क्या होगा 9 पाई, सेम 3 डिस्टेंस सेम रखना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो निकाल दो, तो 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो E डिवाइड बाई ई डैश इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 9 पाई, 50 डिवाइड बाई 9 पाई, तो ये कैंसल, तो 1 बाई ई 2 बनेगा, तो E डैश इज इक्वल टू क्या होगा E बाई 2। तो नई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, ए बाई 2 के बराबर। क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, यहाँ पे आप डायरेक्ट ए वाला भी बोल सकते हो ना कि सर पहले पावर 100 था, फिर कितना किया 50, और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, पावर हाफ हुआ तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, हाफ होगी। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, in a plane electromagnetic wave, electric field oscillating with a frequency of 1 into 10 to the power of 10 hertz and the amplitude is given 48 volt per meter, the wavelength of, तो देखो वेवलेंथ के लिए पहले ये तो एक्स्ट्रा गिवन है हमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 हर्ट्ज। तो वेवलेंथ F इज इक्वल टू सबको पता है C डिवाइड बाय लेमडा होगा, तो लेमडा किसके बराबर होगा C डिवाइड बाय F, C किसके बराबर है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10, तो आंसर क्या होगा 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ऊपर जाके -10 बनेगा ना, तो ये मीटर में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो शायद इनके लिए इन लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी कंसिडर की है वो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 हर्ट्ज है, तो आप ये वाली फ्रीक्वेंसी लेके वेवलेंथ फाइंड आउट करो तो, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का शायद न्यूमेरिकल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो करके देखो, तो वहाँ पे लेमडा कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। क्लियर, इनके लिए वो डेटा चेंज करने के बाद आप देख लेना। चलो फिर नेक्स्ट, इफ द लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ब्लैकेंड देन दी, देखो ये एक न्यूमेरिकल भी था टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, कि मानो कि एक कॉन्केव लेंस कंसिडर करूँ और उनका लोअर हाफ पैक कर दूँ, ठीक है। क्लियर, तो क्या होगा कि कम नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ रेज से इमेज बनेगी, तो वो इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, तो इमेज इंटेंसिटी वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर देखो नेक्स्ट, व्हेन अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम, तो लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्यों होगी डिक्रीज, क्योंकि आगे जाके उनकी वेवलेंथ कम होती है जब वो डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, तो वेवलेंथ क्या होगी उनकी, रिड्यूस्ड होगी। क्लियर, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ये मैंने आपको लेक्चर में भी बोला था, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी सर, सेम रहेगी। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, अ फिश इज एट डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, फिश कितनी डेप्थ पे 12 सेंटीमीटर, ये रियल डेप्थ है। वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है, व्यूड बाय ऑब्जर्वर ऑन द बैंक, मतलब ये रेयर मीडियम में ऑब्जर्वर है एयर के अंदर, ठीक है। अपरेंट डेप्थ कितनी दिखेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने आप सबको बोला था
एक इक्वेशन क्या कि रियल डेप्थ या तो रियल हाइट होगी, अगर उल्टा केस होगा तो डिवाइड बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। तो ऑब्जेक्ट मीडियम मतलब यहाँ पे अब कौन है, फिश है, ठीक है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, ठीक है, यस और नो, क्लियर। चलो, तो ये इक्वेशन कॉमन इक्वेशन है, ठीक है, अगर हाइट के लिए होता तो आप चेंज कर लोगे यहाँ पे, लेकिन ये इक्वेशन कॉमन है, आप खाली याद रखना है, ठीक है। ऊपर कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट मीडियम, और यहाँ पे देखो रियल डेप्थ होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ होगी वो, ठीक है। तो अपरेंट डेप्थ किसके बराबर होगी, तो रियल डेप्थ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, तो यहाँ पे कौन है, एयर, डिवाइड बाई यहाँ पे कौन होगा, रिफ्रैक्टिव, ये देखो सिंपल मैंने एडी को सब्जेक्टिव किया और कुछ नहीं किया, ठीक है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, तो वो क्या होगा, वाटर। तो रियल डेप्थ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या बनेगी, 4/3, तो आंसर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर, क्लियर, 3 ऊपर, क्लियर। तो रियल डेप्थ कितनी होगी, अपरेंट डेप्थ कितनी मिलेगी आपको, 9 सेंटीमीटर के बराबर। फिर देखो नेक्स्ट, इन इक्विलैटरल प्रिज्म if incident angle of incidence given है 45 डिग्री, then the minimum deviation is how much। तो देखो मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना है आपको, ये इक्वेशन याद होगा, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ठीक है। जब आई इज इक्वल टू क्या बन जाए, ई, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा एम के बराबर, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट करोगे तो आई प्लस आई ए प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम डेविएशन क्या मिलेगा हमें, मिनिमम डेविएशन, तो 2i माइनस ए कितना होगा, 2i माइनस ए, तो 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गिवन है, 45 डिग्री, ए किसके बराबर होगा, तो इक्विलैटरल प्रिज्म है तो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री प्रिज्म एंगल, तो 90 माइनस 60 डिग्री होगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 30 डिग्री, आंसर क्या मिलेगा, 30 डिग्री, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, एस्टिग्मेटिज्म फॉर ह्यूमन आई कैन बी रिमूव बाय सिलेंड्रिकल लेंस, सबको बताए, ठीक है। फिर देखो 35, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हमें गिवन है, ठीक है, सो व्हाट विल बी विड्थ ऑफ 6 ब्राइट फ्रिंज। पहले तो देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो विड्थ होगी वो सबकी सेम रहेगी, ठीक है, सबकी विड्थ क्या रहेगी, सेम, तो 6 ब्राइट फ्रिंज की भी विड्थ क्या होगी, इसके बराबर। मानो कि यहाँ पे डार्क बोला होता तो भी उनकी विड्थ सेम रहती, चाहे वो ब्राइट हो या डार्क हो, दोनों की विड्थ क्या रहेगी, सेम, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, डेफिनेशन है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, 2 स्लिट आर मेड 1 mm अपार्ट, द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1 मीटर अवे, bright what is the fringe separation when the blue green light of wavelength of 500 मीटर, ये गलत है, यहाँ पे नैनोमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो लेमडा हमें कितना लेना है, 500 नैनोमीटर, ठीक है। ये 2 स्लीट के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है, स्मॉल डी जिसको हम बोलते हैं, कितना गिवन है, 1 mm, और यहाँ से स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे, कैपिटल डी 1 मीटर पे, ठीक है। तो फ्रिंज सेपरेशन मतलब क्या, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, सेम फार्मूला, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, 500 नैनोमीटर है तो 10 टू द पावर ऑफ -9, कैपिटल डी किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 mm मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, तो आप कैलकुलेट करोगे तो 500 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर विल बी आवर आंसर। लेकिन यहाँ पे देखो सब mm और सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर मतलब 10 टू द पावर ऑफ 3 mm, तो ये क्या होगा, -1 मतलब 0.5 mm होगा कि नहीं, तो ये हमें mm में आंसर मिल गया, क्लियर है सबको। चलो फिर नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज
What distance is ray optics is a good approximation when the aperture size is 3 mm and wavelength of 500 नैनोमीटर। तो देखो सिंपल सा फ्रेजनल डिस्टेंस का फार्मूला था कि नहीं, क्लियर। तो ए किसके बराबर गिवन है 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा। ये 500 mm नहीं हो सकता, ये क्या होगा 500 नैनोमीटर होगा। तो 500 इंटू 10⁻⁻⁹, तो कैलकुलेट करो 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻7। सो आंसर विल बी 1.8 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके +7 मतलब +1 रहेगी, तो आंसर कितना होगा 18 के बराबर। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, अ कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा इन दी डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब सिंगल स्लिट वाला, ठीक है। तो उनके अंदर आपको पता है ना, मैक्सिमा की कंडीशन के लिए क्या था 2n-1 λ/2 पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस क्या था sin थीटा, और मिनिमा की कंडीशन क्या थी n लैम्डा के बराबर, यस और नो, क्लियर। तो ये याद रखना सिंगल स्लिट के लिए है ना, ठीक है। डबल स्लिट का आपको याद होगा। वेरिएशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अगर वाई एक्सिस पे करंट और एक्स पे मैं इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करूँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था उनके अंदर हमने स्टडी किया था कि यहाँ से लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी वाली इंड्यूस्ड होगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड होगी, मतलब फोटो करंट क्या होगा इंक्रीज्ड होगा। और आपकी जो फोटो करंट होगी वो इंटेंसिटी के कौन से रिलेशन में होगी सर, डायरेक्ट रिलेशन में। जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज्ड होगी वैसे फोटो करंट इंक्रीज्ड होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड हो रहे। याद रखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड होगी, ठीक है। तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, याद है ना। तो एक अलग एमसीक्यू इनके रिलेटेड भी बन सकता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, दी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग थ्रू द पोटेंशियल, ठीक है। तो उन जब इलेक्ट्रॉन को आप पोटेंशियल देके एक्सेलरेट करोगे तो उनकी जो दी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो विजिबल रीजन के अंदर पड़ेगी, ठीक है। मतलब ए वाली जो विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वही वाली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे मिलेगी आपको। इफ EP and EK represent potential energy and kinetic energy of respectively an orbital electron then according to Bohr's theory, ठीक है। तो देखो आपको याद है कि बोर्स थ्योरी में आपने एक इक्वेशन भी डिराइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी। तो सबको ये रिलेशन याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर मिली थी, kZe² डिवाइड बाई 2r के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली थी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो क्या थी -kZe² डिवाइड बाई r के बराबर, यस और नो। तो यहाँ पे देखो मैं काइनेट ये पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकता हूँ ना, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, kZe² डिवाइड बाई r, तो माइनस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ ना। तो ए के काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई क्या होगा 2, और ये माइनस लिखूँ मैं तो ये माइनस, तो ये रिलेशन आपको मिलेगा, यस और नो, क्लियर है। आपको ये वाला रिलेशन भी याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी आपने ऐसे लिखा था कि सर की जगह पे अगर 4πε0 करूँ, Z = 1 कंसिडर करूँ, तो E² डिवाइड बाई 8πε0r, और पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे लिखी थी -E² डिवाइड बाई 4πε0r। तो सर यहाँ पे भी सेम रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2, यस और नो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड टू द इनफाइनाइट एनर्जी लेवल डायग्राम आप लोग ध्यान से चेक करो।
वहाँ पे इनफाइनाइट लेवल पे जो एनर्जी है वो कितनी है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। Hydrogen atom in its ground state absorb energy of 10.2 electron volt. The orbital angular momentum is increased by, मतलब कितना चेंज होगा एंगुलर मोमेंटम में। तो देखो हाइड्रोजन के लिए अगर एनर्जी लेवल डायग्राम आपको दिखाओ तो ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, ग्राउंड लेवल मतलब n इज इक्वल टू 1। फिर सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 2, एनर्जी कितनी होगी -3.4। फिर 3 के लिए क्या होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो अगर प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो एनर्जी मिलेगी कितनी, 3.4। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, n इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ पे जाएगा, 2 पे। तो अगर 1 पे होगा तो एंगुलर मोमेंटम h डिवाइड बाई 2 पाई बनेगी। अगर 2 पे जाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन याद होगा ना, NH डिवाइड बाई 2 पाई। यस और नो? तो इनके लिए n इज इक्वल टू कितना होगा, 1 के बराबर। यस और नो? जब 2 में जाएगा तो क्या बनेगी, 2h डिवाइड बाई 2 पाई। यस और नो? क्लियर, हाँ कि ना? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, चेंज कितना होगा, तो देखो 2 कैंसिल नहीं कर रहा है मैं, ठीक है। तो 2h डिवाइड बाई 2 पाई माइनस पहले कितनी है, h डिवाइड बाई 2 पाई। यस और नो? तो चेंज इन मोमेंटम होगा कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो वो किसके बराबर होगा सर, सिंपल h डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर। h की वैल्यू लिखो 6.6, 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14। आप कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 1.05 इंटू 10⁻⁻34। ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। क्लियर, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब इंक्रीज होगी इतने से। फिर नेक्स्ट 46, हेवी स्टेबल न्यूक्लियाई हैव अ मोर न्यूट्रॉन, ज़्यादा न्यूट्रॉन होती है, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर देन द प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि सर अगर प्रोटॉन ज़्यादा होगी तो उनकी रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर, फिर देखो नेक्स्ट, radioactive substance decays to 1/16 of its initial mass in a 40 days। कितने टाइम के अंदर, 40 डेज के अंदर। सो व्हाट विल बी द हाफ टाइम ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का आपको हाफ टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो एक किसके बराबर होगा, तो सिंपल है सर, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आप सबको याद होगी, n डिवाइड बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी। ठीक है, क्लियर। तो n डिवाइड बाई एन नोट, तो सर एन नोट n किसके बराबर होगा, इनका 114 डेज के अंदर 1/16 पार्ट में। ठीक है, तो n डिवाइड बाई एन नोट में लिख सकता हूँ 1/16 ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी। कितने दिन के अंदर सर, 40 डेज, तो इंटू 40। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 40 लेमडा। क्लियर, तो लेमडा किसके बराबर होगा, एक्सपोनेंशियल लगा दो, तो ln 16 ln e टू द पावर ऑफ 40 लेमडा 40 लेमडा ln 16 इज इक्वल टू 40 लेमडा, और ए ln क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेमडा हमें क्या मिला, तो ln 16 डिवाइड बाई 40। क्लियर, चलो सर लेमडा मिल गया, हमें तो हाफ टाइम फाइंड आउट करना है। तो हाफ टाइम क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। देखो ये 0.693 और कोई नहीं था, वो कौन था, ln2 था। यस और नो? क्लियर, समझ में आ कि नहीं? चलो फिर ये क्या होगा, ये देखो 0.693 आपको डेरिवेशन याद होगा, तो वहाँ पे ln2 की जगह पे हमने उसको रिप्लेस किया था, अभी मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, और लेमडा की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln 16 डिवाइड बाई 40, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सर इनको log 10 बेस में कन्वर्ट करो, तो आगे जो भी मल्टीप्लिकेशन करोगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये log 2 डिवाइड बाई log 16 इंटू 40,
log 2 की वैल्यू निकालो तो 0.3010, log 16 1.2041 इंटू 40, कैलकुलेट करो, आपको आंसर नियर अबाउट कितना मिलेगा, 10 के बराबर। ओके, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट समझ में आकी, अगर जहाँ पे भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 48 नंबर, इफ द मास ऑफ अ न्यूक्लियस गिवन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर गिवन है, मास नंबर गिवन है, एटॉमिक मास नंबर, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विल बी हाउ मच। तो ये रेडियस के लिए एक इक्वेशन है, आर नॉट ए टू द पावर ऑफ 1/3, हमें खाली मास नंबर का काम है। आर नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.2 फर्मी के बराबर, ठीक है। तो 1.2 फर्मी की जगह पे मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10 टू द पावर ऑफ -15, 27 1/3, तो ये क्या होगा सर, 3 बनेगा। तो कैलकुलेट करो तो 1.23 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, दिस विल बी आर आंसर, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट 49 नंबर, द आइडियल जंक्शन डायोड एज शोन इन द फिगर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी विल बी हाउ मच। तो करंट का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वी बाय आर, लेकिन पहले यहाँ पे देखो कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल और ये पी टाइप और ए एन टाइप लो पोटेंशियल, तो मतलब डायोड यहाँ पे कौन से बायस में, फॉरवर्ड बायस में। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लो नहीं करेगा, क्लियर। और पोटेंशियल कितना होगा, तो सर इन दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 माइनस कितना होगा ये, -6, तो दोनों के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, डिवाइड बाई 1 किलो ओम मतलब 1000, तो ये क्या होगा 10 डिवाइड बाई 1000 होगा कि नहीं, तो ये क्या होगा 10 टू द पावर ऑफ -2 एम्पियर। सो ये क्या मिलेगा हमें, करंट I इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -2 एम्पियर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट लास्ट, बुलियन इक्वेशन फॉर नॉर गेट, तो सिंपल है सर, और गेट के लिए क्या होता है, तो y इज इक्वल टू ए और बी होता है, तो नॉर के लिए क्या होगा, ए और बी उसका बार, ठीक है। और ये याद रखो एंड गेट के लिए क्या होगा, ए डॉट बी, सॉरी एंड गेट के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। तो नंद गेट के लिए क्या होगा, ए डॉट बी उसका बार, क्लियर। तो आई होप सबको ये सारे MCQ समझ में आए होंगे, ठीक है। और इनके रिलेटेड और MCQ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो गुड सेट पेपर सॉल्यूशन देखो मेरे, ठीक है। और आप पेड कोर्स भी हमारा जो है MCQ के लिए वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय।